हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7W की प्रॉब्लम नंबर 28 तक का सलूशन किया था। आज हम लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। इसमें 2-3 सवाल और बचे हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7W प्रॉब्लम नंबर 29। लेट I is equal to integration limit 0 to pi e to the power cos x e to the power cos x plus e to the power minus cos x। इक्वेशन 1 बना लेते हैं। प्रॉपर्टी यूज करेंगे लिमिट 0 to a fx dx लिमिट 0 to a फंक्शन ऑफ माइनस x dx। यही प्रॉपर्टी क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि एक चीज हमें यहाँ पे देखिए बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। अगर पाई माइनस एक्स हम cos के साथ देते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। तो अप्लाई करें लिमिट 0 to पाई e to the power cos pi minus x upon e to the power cos pi minus x plus e to the power minus cos pi minus x dx। 0 to pi e to the power minus cos x, क्योंकि cos 180 minus theta minus cos theta होता है। यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए आप डिनोमिनेटर दोनों में सेम हमारा है तो इसको सीधे ऐड करा दें। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो 2i is equal to limit 0 to pi e to the power cos x plus e to the power minus cos x upon e to the power cos x plus e to the power minus cos x dx। इसका सेम कैंसिल हो गया। 2i is equal to limit 0 to pi dx। अब इसमें कुछ नहीं रह गया, हमें 0 to pi बचा। 2i is equal to pi minus 0, then I is equal to pi by dx। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 30। बहुत बढ़िया सवाल है भाई। लेट I is equal to limit 0 to pi by 2 cos x dx upon 1 plus sin cos x plus बहुत बढ़िया है। करते हैं भाई इसको इक्वेशन 1 बना लें। ये प्रॉपर्टी यहाँ पर फॉलो करेंगे। लिमिट 0 to a फंक्शन ऑफ a माइनस x dx। तो I is equal to limit 0 to pi by 2 cos pi by 2 minus x dx upon 1 plus cos pi by 2 minus x plus sin pi by 2 minus x। ठीक है। लिमिट 0 to pi by 2 sin x dx upon 1 plus sin x plus cos। देखिए डिनोमिनेटर दोनों में सेम है तो इसको हम ऐड करा लें। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 क्या होगा? 2i इक्वल टू लिमिट 0 to pi by 2 sin x plus cos x अपॉन 1 प्लस sin x plus cos x। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सिर्फ अंतर इतना आ रहा है कि यहाँ पे 1 नहीं है ना। तो एक काम करें, एक इसमें ऐड कर दें और एक सब्ट्रैक्ट ऐसे करके। ठीक है। लिमिट 0 to pi by 2 1 plus sin x plus cos x अपॉन 1 plus sin x plus cos x dx। ये पार्ट अलग हो गया। माइनस इंटीग्रेशन लिमिट 0 to pi by 2 dx अपॉन 1 plus sin x plus cos। ठीक है, ये तो हो गया कैंसिल। ठीक है। लिमिट 0 to pi by 2 dx बचा माइनस इंटीग्रेशन लिमिट 0 to pi by 2 dx अपॉन, इसे
डिफरेंशियल में तोड़ दिया जाए भाई, है ना। और cos को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, और इस 1 से ये वाला 1 उड़ा दो, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, एक्स लिमिट 0 टू पाई बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2 dx अपॉन। यहाँ एक चीज देखिए, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉमन किया जा सकता है, तो 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 कर लिया हमने कॉमन। यहाँ पे सिर्फ cos था, स्क्वायर कॉमन किया है तो अपॉन आएगा, साइन अपॉन cos मीन्स tan, तो यहाँ बन जाएगा आपका tan एक्स बाई 2 प्लस 1, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे क्या करना है अब आगे हमें, बहुत ही सिंपल हो गया है अब सवाल। I इक्वल टू यहाँ आ जाएगा आपका पाई बाई 2 माइनस 0 माइनस इस अपॉन 2 को हम बाहर लिख लें, 0 टू पाई बाई 2 cos स्क्वायर है अपॉन में है, ऊपर भेजेंगे तो स्टेप हो जाएगा स्क्वायर एक्स बाई 2 dx अपॉन, इसे हम 1 प्लस tan एक्स बाई 2, ठीक है ना। अब आपको साफ साफ दिख रहा है, इसको पुट करिए, काम खत्म हो गया। तो पुट 1 प्लस tan एक्स बाई 2 इक्वल टू t, ये तो 0 हो गया, इसका सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 एक्स बाई 2 का करेंगे तो dx बाई 2, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx इज इक्वल टू 2d, ठीक है ना। तो पाई बाई 2 माइनस 1 बाई 2 लिमिट, अब आते हैं लिमिट पे, 0 रखेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, ठीक है, तो tan 0 0 होता है। पाई बाई 2 रखेंगे तो पाई बाई 4 हो जाएगा, 10 पाई बाई 4 मतलब 1, 1 प्लस 1 यानी 2, यहाँ आ गया 2, 2 dt अपॉन t, ठीक है। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, पाई बाई 2, तो ये गड़बड़ हो रही है भाई, यहाँ पर 2i था, है ना, तो यहाँ भी ये 2i आएगा, तो देखते चलिए साथ साथ, ठीक है ना। तो हटा देते हैं, तो क्या बचा, इसका क्या होगा, लॉग t 1 बाई टी dt, लॉग t होता है 1 to 2 पाई बाई 2 माइनस, यहाँ कितना आया, लॉग 2 माइनस लॉग 1, तो बचपन में भैया पढ़ी हुई बात है, लॉग 1 0, तो 2i, then I is equal to पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 log 2, और ये हो गया आपका आंसर 31। तो इसमें हमें कुछ प्रूफ करना है, दो कंडीशंस दे रखी हैं, तो पहले एलएचएस पार्ट को लिख लेते हैं, लेट I is equal to लिमिट 0 टू a fx dx dx, तो इक्वेशन बन। अब दो कंडीशंस यहाँ पर हमें दे रखी हैं प्रॉब्लम में, एक दे रखी है fx is equal to फंक्शन ऑफ x माइनस a माइनस x, और एक कंडीशन दे रखी है gx प्लस g a माइनस x इक्वल टू 4। इन दोनों कंडीशन का हमें इसमें यूज करना है और प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो चलिए भाई दोनों कंडीशंस को भी यूज करेंगे और प्रूफ भी करेंगे। क्या करें, तो भाई हमारे पास एक प्रॉपर्टी है पहले से ही, लिमिट 0 टू a फंक्शन ऑफ x dx इक्वल टू लिमिट 0 टू a फंक्शन ऑफ a माइनस x, ठीक है। ये यहाँ पे लिखना नहीं है, मैंने आपको बता दिया, लिखना जहाँ पर होगा वहां मैं बता दूंगा कहाँ पे लिखना है। इसको अप्लाई करते हैं, I is equal to लिमिट 0 टू a फंक्शन ऑफ a माइनस x g a माइनस x dx, ये मिल गया। अब आप देखिए इसकी जगह पर हम खाली प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, है ना। तो क्या करें, लिमिट 0 टू a
एफ एक्स जी ए माइनस एफ जी एफ। क्यों? क्योंकि भैया हमें ये गिवन है ना। अब यहाँ पर लिखिएगा, हटा दे रहे हैं कंफ्यूजन ना, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल दें, इन दोनों को ऐड कर इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2i इज इक्वल टू लिमिट 0 टू a एफ एक्स जी एक्स प्लस एफ एक्स जी ए माइनस है। और इसमें से देखिए आप एफ एक्स कॉमन आ रहा है, लिमिट 0 टू a एफ एक्स कॉमन आ गया, जी एक्स प्लस जी ए माइनस एफ जी एक्स। अब देखिए हमारी जो दूसरा गिवन पार्ट है उसकी जरूरत पड़ गई हमें यहाँ पर, तो इसकी जगह पर हम 4 लिख सकते हैं। लिमिट 0 टू a एफ एक्स इंटू 4 डी एक्स। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि भैया जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स की वैल्यू हमें 4 दे रखी है। तो क्या हुआ, 2i is equal to 4 लिमिट 0 टू a एफ एक्स डी एक्स 4 से 2 से कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो क्या मिला, therefore i is equal to 2 लिमिट 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। और यही आपकी RHS है जो हमें सिद्ध करनी थी। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है 7W। अगली जो एक्सरसाइज है आपकी अनंत सीमा वाले समाकलन, और इसके आगे जो अगली एक्सरसाइज है आपकी योग सीमा वाले। जनरली देखा ही गया है क्योंकि यहाँ से बोर्ड में बहुत ही कम प्रॉब्लम्स आती हैं तो मोस्टली टीचर्स छोड़ देते हैं, लेकिन ये दोनों चैप्टर जो हैं वो आपकी ग्रेजुएशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। यहाँ पर अगर आप इसको समझ लेते हैं, इंटीग्रल के आगे का थोड़ा सा क्वेश्चन है, इसको अगर आप समझ लेते हैं तो ग्रेजुएशन में आपको बहुत आराम। बेसिकली इंटीग्रेशन जो है वो आपका इम्प्रॉपर और प्रॉपर दो तरीके का मिलेगा। प्रॉपर जो अभी तक हम लोग सॉल्व करते आए हैं वो सारा प्रॉपर का पार्ट था। इम्प्रॉपर में दो तरीके आ जाते हैं, एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड, ठीक है ना। तो ये जो आगे आने वाले आपके सवाल हैं यानी एक्सरसाइज है, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड की प्रॉब्लम्स हैं। इसको पहले समझना है कि कौन सा हमारा प्रॉपर इंटीग्रल है, कौन सा हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, फिर इम्प्रॉपर में फर्स्ट काइंड किसे कहेंगे, सेकंड काइंड किसे कहेंगे। सेकंड काइंड आपके सिलेबस में नहीं आएगा, फर्स्ट काइंड का बिल्कुल हल्का सा पार्ट आपके उसमें है, सवाल एक्सरसाइज में है, तो इसको थोड़ा सा समझना है। एक चीज और समझनी है कि अगर लिमिट इन्फिनिट हो रही है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, किस जगह पर लिमिट इन्फिनिट रह रही है लेकिन वो हमारा फंक्शन को कोई डिस्टरबेंस नहीं कर रहा है, फंक्शन हमारा जो है यानी जो इंटीग्रल है वो एक फाइनाइट प्रॉपर इंटीग्रल की तरह से वर्क कर रहा है। तो चलिए इसको पहले समझ लेते हैं फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रल्स को दो पार्ट में हम यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं, एक प्रॉपर और दूसरा होता है हमारा इम्प्रॉपर। प्रॉपर इंटीग्रल कौन से कहे जाएंगे, जो अभी तक हम लोगों ने सॉल्व किए, अभी तक इनको हम लोग पढ़ते आए, ठीक है। कैसे थे हमारे, लिमिट 0 टू π/2, यहाँ पर साइन एक्स था, ये कोई फर्क नहीं पड़ना इस पर, है ना। इसी तरीके से जैसे कि हमारा लिमिट 0 टू π/2 साइन एक्स अपॉन एक्स dx, ठीक। ये हमारे इस तरीके के इंटीग्रल हैं, इनको हम जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए लिमिट डन है, ठीक है। प्रॉपर में आते हैं,
पहचान क्या है? तो पहचान ये है कि जब हम इस फंक्शन में लिमिट की वैल्यू को डालें और वो वैल्यू 0 ना हो। कैसे? जैसे कि मान लीजिए इंटीग्रल मिलता है 0 to 2 dx upon x minus 1 x minus। अब आप इसको जरा देखिए ध्यान से, अगर हम 0 यहाँ पर रख रहे हैं तो इसकी वैल्यू इन्फिनिट हो जाएगी, ठीक है ना। 2 रखेंगे तो भी वैल्यू इन्फिनिट हो जाएगी, इसके बीच में 1 आ रहा है, 1 रखेंगे तो भी वैल्यू इन्फिनिट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसा जब प्रॉब्लम हमारे सामने आएगा तो वो हमारा केस क्या कहलाएगा? इम्प्रॉपर इंटीग्रल की श्रेणी में आ जाएगा। अब इम्प्रॉपर यानी कि सीधा सीधा आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं हो रही, सीधे सीधे सॉल्व हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना। यहाँ पर जो है देखिए, इसका मैं बहुत ज्यादा डीप में जाकर के आपको नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल ऊपर ऊपर की एक जनरल बात बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपके सिलेबस का नहीं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर हिंट ले लेंगे तो ग्रेजुएशन में आपको बहुत आराम मिल जाएगा, ठीक है ना। तो एक चीज और यहाँ पर थोड़ी सी समझ लेते हैं कि ये इंटीग्रल हमारे 2 तरीके, एक हमारा फर्स्ट काइंड और सेकेंड। फर्स्ट काइंड इंटीग्रल कैसा होता है, तो इसको अगर हम समझें तो लिमिट 0 to infinite dx upon x, ठीक है। ये कैसा हो गया? फर्स्ट काइंड हो गया, सीधा सीधा यहाँ पर इन्फिनिट पावर चढ़ी होगी, ठीक है ना। अब आप 0 रखिए, इन्फिनिट आ रहा है, ठीक है ना। सेकेंड काइंड इस तरीके का होगा कि आपको लिमिट इन्फिनिट में नहीं मिलेगी, लिमिट जो है जैसे कि 0 to 1 dx upon x minus। देखने में बहुत बढ़िया सा लग रहा है, बड़ा सिंपल सा लग रहा है, लेकिन इसका आंसर आप नहीं निकाल पाओगे क्योंकि वैल्यू क्या आ जाएगी? इन्फिनिट आ जाएगी, ठीक है ना। दोनों ही स्थितियों में ये इन्फिनिट वैल्यू दे देगा। तो ऐसा जो इंटीग्रल होगा वो सेकेंड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा, और जो जिसे हम इस लिमिट को हटा करके, ठीक है ना, इन्फिनिट की जगह पर कुछ और ले ले और उसको लेकर के सॉल्व कर ले, मतलब जिसका सोल्यूशन इजीली किया जा सकता है, उसे हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड कहेंगे। ये एक्सरसाइज आपकी इस पर बेस्ड है, ठीक है ना। अभी तक जो आपने पढ़ा है वो सब क्या था? प्रॉपर में था, प्रॉपर इंटीग्रल था, ठीक है। तो उम्मीद है थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा, कुछ चीजें क्लियर हो गई होंगी। कुछ जगहों पर इन्हें फाइनाइट इंटीग्रल और इनको इनफिनाइट इंटीग्रल भी कहते हैं, क्योंकि इनमें लिमिट जो होती है वो इनफिनिट यूज की जाती है। तो मेनली आप इसको पढ़ेंगे तो आप इसको क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। इसको सॉल्व करने का क्या मेथड रहता है, पहले थोड़ा सा हम और इसके इंट्रो को समझें। जैसे कि लिमिट a टू इंफिनिट क्या dx हमें दिया गया है, तो यहाँ पर होता क्या है कि a पर तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होती है ना। लिमिट का एक पार्ट तो हमारा बिल्कुल सही चल रहा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो दूसरा पार्ट यानी कि जो इन्फिनिट लिमिट हम इसमें रखते हैं तो ये वैल्यू को इन्फिनिट कर देते, ठीक है ना। ऐसी सिचुएशन से बचने का एक रास्ता निकाला गया, और क्या रास्ता निकाला गया? इसको कैसे लिखते हैं हम? लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ a टू f, या यहाँ पर हम b लिख दें, आपको ज्यादा क्लियर होगा, और fx dx। अब हम इसे इजिली कर ले सॉल्व। समझ में आ रही है बात? अब हम इसको आराम से सॉल्व कर, इसके बाद क्या करेंगे? जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में लिमिट अप्लाई कर देंगे, जैसे हम लोग लिमिट को सॉल्व करते रहे हैं अभी तक, ठीक है ना। तो उसी तरीके से लिमिट को हल करेंगे और सवाल हल हो जाएगा। तो कतई कठिन नहीं, बहुत सरल है, बस समझ लीजिए इसको, है ना।
प्रॉब्लम नंबर 1 क्या करना है, लेट I इज इक्वल टू लिमिट 0 to infinity e to the power minus x by 2, है ना। तो क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ पर इंफिनिट दिया है, सपोज कर लेते हैं, लिमिट ले लेते हैं, लिमिट 0 to 3 e to the power minus x by 2 dx। सिंपली इसे सॉल्व कर लीजिए, तो e की पावर माइनस एक्स बाई 2 e की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 यानी माइनस 1 बाई 2 आ जाएगा। लिमिट 0 to b, लिमिट b टेंड्स टू इंफिनिट, ये प्लट किया तो माइनस 2 e की पावर वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो माइनस b बाई 2 माइनस माइनस प्लस 2 e टू द पावर 0। अब देखिए अपान में तो कुछ आ नहीं रहा है, तो हम सीधे सीधे लिमिट अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। तो माइनस 2 e टू द पावर माइनस इंफिनिट प्लस 2 e की पावर 0 1, e की पावर माइनस इंफिनिट की वैल्यू 0 होती है, तो हम यहाँ रखते हैं माइनस 2 इंटू 0 प्लस 2, तो फाइनली आंसर आपका आ गया। प्रॉब्लम नंबर 2, let I is equal to limit 0 to infinite x e to the power minus x dx। क्या करेंगे, लिमिट b tends to infinite, लिमिट 0 to b x e की पावर minus x dx, लिमिट b tends to infinite, इसे फर्स्ट और इसको सेकंड ले लें। प्रथम गुणे द्वितीय, द्वितीय का करेंगे तो माइनस एक्स अपॉन माइनस 1, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का करेंगे तो फर्स्ट का 1 हो जाएगा, माइनस 1 dx लिमिट 0 to b, लिमिट b टेंड्स टू इंफिनिट माइनस एक्स e की पावर माइनस 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 प्लस, और इसका करेंगे तो फिर हमारा ये जो है e की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 आ जाएगा, लिमिट 0 to b। तो लिमिट b टेंड्स टू इंफिनिट, ये माइनस एक्स e की पावर माइनस एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स लिमिट 0 to b, तो लिमिट b टेंड्स टू इंफिनिट माइनस एक्स प्लस 1 e की पावर माइनस एक्स लिमिट 0 to b, ये है ना। अब हम क्या करें, यहाँ पर ये लिमिट को अप्लाई करा दें, तो लिमिट अप्लाई कराने पर हमें क्या मिलेगा, लिमिट b टेंड्स टू इंफिनिट माइनस b प्लस 1 e की पावर माइनस 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 प्लस 0, 0 रखेंगे तो ये 0 प्लस 1 e की पावर 0, लिमिट b टेंड्स टू इंफिनिट माइनस b प्लस 1 e की पावर माइनस b प्लस 1। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, अपॉन में तो कुछ है नहीं यहाँ पर, तो हम डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं इसकी, है ना। इसको मिटा देते हैं, ऊपर आपको हम समझाते हैं। यहाँ पर I इज इक्वल टू, हमने लिमिट अप्लाई करी है माइनस इंफिनिट प्लस 1 e टू द पावर माइनस इंफिनिट प्लस 1, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हो गई 0 और ये आ गया इंफिनिट, तो माइनस इंफिनिट इंटू 0 प्लस 1, ये टर्म 0 हो जाएगा, है ना। 0 प्लस 1, फाइनली आंसर आपका हो गया 1। तो स्टूडेंट्स, आज आपको मैंने कुछ नई बातें बताई हैं, ये आपको ग्रेजुएशन में बहुत काम आएंगी। थोड़ा सा अभी जरूरत नहीं है, लेकिन इनको समझ लीजिए। कंपटीशन में यहाँ से सवाल पूछा जाता है, कंपटीशन में खूब सवाल आते हैं यहाँ से, लेकिन बोर्ड में नहीं आते, ठीक है ना। तो अगर आप बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो फिर इस एक्सरसाइज को ये सोच के पढ़िएगा कि ग्रेजुएशन में काम आएगी, ठीक है ना। और अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं कुछ भी, तो आप जरूर पढ़िएगा, इसको अच्छे से समझिए। प्रॉपर इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स कौन से होते हैं, इम्प्रॉपर में कौन से पार्ट है, फर्स्ट काइंड कैसा है, सेकंड काइंड कैसा है, मैंने हल्की सी हिंट आपको यहाँ पर दे दी है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं।
मिलते हैं अगली क्लास में, बाकी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं।